नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। मोदी सरकार को कल से झटके पर झटका लग रहा है। सबसे पहले कल 10 सालों में पहली बार ऐसा हुआ कि मोदी सरकार किसी बिल को पास नहीं कर पाई, किसी कानून को पारित नहीं कर पाई। पिछले 10 सालों में ऐसा कभी भी नहीं हुआ। कल जब मोदी सरकार वक्फ बोर्ड को लेकर संशोधन कानून लेकर आई, प्रस्ताव लेकर आई, तो उसे पेश तो किया, लेकिन पास नहीं हो सका क्योंकि उसे समर्थन नहीं मिला। अब उसके लिए कमेटी बनाई जाएगी, वहां पर विचार होगा और आगे का प्रोसेस होगा। लेकिन ये मोदी सरकार के लिए एक बहुत बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि पिछले कई सालों में हमने देखा है कि मोदी सरकार ने अपने मनमानी तरीके से कई कानून पारित करा लिए बिना विपक्ष की सहमति के, और बिना किसी से पूछे हुए, और जो मन किया अपनी मनमानी की। लेकिन अब ये मनमानी संसद में नहीं चलने वाली है, और पहले तो ऐसा लग रहा था कि राज्यसभा में ऐसा होगा, लेकिन लोकसभा में कल जब ऐसा हो गया, तब फिर जो है सभी लोग बिल्कुल आश्चर्यचकित रह गए। इसके अलावा दूसरा झटका आज लगा मोदी सरकार को, जब मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी और ईडी सीबीआई पर काफी सख्त लहजे में टिप्पणियां की। इसके अलावा जो निचली अदालतें थी जिन्होंने जमानत नहीं दी मनीष सिसोदिया को, उन पर भी टिप्पणी की है। और तो ये दूसरा बड़ा झटका है, क्योंकि अगले साल दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले मनीष सिसोदिया जैसे बेहद ही सीनियर लीडर जो कि बाहर आए हैं, और अब अगला नंबर क्योंकि केजरीवाल का है, तो ये बहुत बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। इसके अलावा आज बात करेंगे संसद की। आज संसद की कार्रवाई के दौरान राज्यसभा में बहुत बड़ा हंगामा हो गया, जब समाजवादी पार्टी की सांसद है जया बच्चन, उन्होंने सभापति जगदीप धनखड़ की टोन पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मैं एक कलाकार हूँ, एक जो है वो मैं बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, आपके एक्सप्रेशन समझती हूँ, और उन्होंने साफ कहा कि मुझे माफ करिएगा, लेकिन आपकी टोन जो है वो ठीक नहीं है विपक्ष को लेकर, ये बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। इसके बाद जया बच्चन पर उपसभापति भड़क गए और राज्यसभा में जोरदार हंगामा हुआ और विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया, और बाहर जाकर भी नारे लगे और मीडिया के सामने तमाम बाइटें दी गई, और विपक्षी सांसदों ने जो है कहा कि दादागिरी नहीं चलेगी, इस तरह के नारे भी लगाए। तो ये सब कुछ हुआ। इसके बाद जेपी नड्डा जो है वो एक प्रस्ताव लेकर आ गए संसद के अंदर, और राज्यसभा में जेपी नड्डा ने निंदा प्रस्ताव पेश किया है विपक्ष के बर्ताव के लिए। तो अब ये बर्ताव क्या विपक्ष भी पेश पेश करेगा जो है उपसभापति के लिए, क्योंकि विपक्ष ने तो आरोप लगाया कि उनका जो बर्ताव है वो विपक्ष को लेकर ठीक नहीं है। तो तमाम चीजें हैं, आज जो कुछ भी हुआ है उन पर हम चर्चा करेंगे, और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर अखिल स्वामी सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सर सबसे पहले तो मैं यही सवाल करना चाहूंगी कि जो भी दो झटके मोदी सरकार को लगे हैं, सबसे पहले तो आप ये बताइए, आपने कभी सोचा था कि लोकसभा में भी, कल हम लोग ये चर्चा कर रहे थे कि राज्यसभा में नहीं पास हो पाएगा, लेकिन लोकसभा में नहीं हो पाएगा, क्या आपने कभी सोचा था? नहीं नहीं, बिल्कुल सोचा था। देखिए, बिल्कुल सोचा था। देखिए, संजय शर्मा एक मुहावरे का उपयोग करते हैं अपने कार्यक्रम में। वो कहते हैं जब आदमी का बुरा समय आता है तो वो ऊंट के ऊपर बैठा रहे तो भी कुत्ता उसको काट के चला जाता है। अब जो है स्थिति ये हो गई है, बुरे दिन शुरू हो गए और देश के अच्छे दिन शुरू हो गए। लोकतंत्र और संविधान के दिन अच्छे शुरू हो गए। मैं जब जय संविधान कहना भूल गया, मुझे क्षमा कीजिएगा। जय संविधान। देखिए, आज के तारीख में मोदी जी पे और भारतीय जनता पार्टी के सरकार पे चारों तरफ से मार पड़ रही है। देखिए, धनखड़ जी का ये बिल्कुल महामहिम है, उपराष्ट्रपति हैं, हमारे श्रद्धेय हैं, ये सारी बात सच है। लेकिन आपके पद के अनुरूप जो उनका व्यवहार होना चाहिए वो व्यवहार नहीं है। जया बच्चन एक महिला हैं, एक नारी हैं, और हमारे देश के अंदर नारी को देवी का रूप माना जाता है। मैं तो निधि तुमको भी देवी मानता हूं, तो जया बच्चन एक देवी रूप में हैं। उनसे आप इस तरह से ढीठता से बर्ताव कर रहे हैं जैसे तुम सेलिब्रिटी हो। तो अरे मतलब क्या बात, सुरजेवाला को ऐसे डांट रहे हैं। अरे सुरजेवाला हो या राज्यसभा के बड़े बड़े खड़गे साहब को ऐसे डांट रहे हैं। अरे खड़गे साहब आपसे 10 साल उम्र में बड़े हैं धनखड़ साहब। और धनखड़ साहब, आपको शायद याद हो, जब पहली बार विधानसभा में हम पहुंचे थे तो कांग्रेस के टिकट पे पहुंचे थे। आप कांग्रेस की बड़ी आलोचना कर रहे हैं कि साहब इमरजेंसी में ये हुआ और इमरजेंसी में वो हुआ। एक बात तो ये। दूसरी बात ये, इन्होंने वक्फ बिल जो वापस लिया है उसका कारण क्या है? कारण यह है कि सरकार उसी दिन गिर जाती। जिस दिन ये बिल पेश होता वहां मत विभाजन होता
और ये सरकार गिर जाती। इन्हें पता चल गया कि सरकार गिरने वाली है, क्योंकि टीडीपी ने भी सपोर्ट विड्रॉ करना था, वो भी अब अगेंस्ट में वोट डालते, जेडीयू भी डालता, पासवान साहब भी डालते और इनकी सरकार गिर जाती। इन्होंने अपनी सरकार को आगे बढ़ा रहे हैं 10-10, 15-15 दिन से। मनीष सिसोदिया को जो जमानत, अरे सब जानते थे, आज से 7-8 महीने पहले की मेरी डिबेट्स आप सुन लीजिए निधि आपके साथ की, मैं जान रहा था कि ये सबको जमानत मिलेगी, जैसे अनिल देशमुख को मिली, जैसे नवाब मलिक को मिली, जैसे संजय राउत को मिली, अभी अरविंद केजरीवाल को भी मिलेगी, सत्येंद्र जैन को भी मिलेगी, सबको मिलेगी। लेकिन इन्होंने केवल लोगों को बदनाम करने के लिए, और एक जैसे होता है ना कि एक रेखा खींची हुई है, अब उस रेखा को छोटा तो आप कर नहीं पा रहे। राहुल गांधी की, अरविंद केजरीवाल की, शरद पवार की, उद्धव ठाकरे की रेखा को तो छोटा कर नहीं पा रहे। तो आप क्या कर रहे हो कि अपना बाएं दाएं कर रहे हो अपनी रेखा खींचने में, उसको भी तुम बड़ा नहीं कर पा रहे हो, तो उसे मिटाने की कोशिश कर रहे हो। फिर सुप्रीम कोर्ट से डांट पड़ती है, डपट पड़ती है, लोअर कोर्ट्स को भी डांट पड़ती है। अच्छा, दूसरा, न्यायालयों को एक संदेश और मिल गया है, उनको संदेश मिल गया है कि अब भारतवर्ष में सत्ता परिवर्तन होने वाला है, और जब सत्ता परिवर्तन होगा तो ईडी सीबीआई वाले भी राहुल गांधी को सूचना देंगे, कह देंगे कि फलाने के हर रेड होने वाली है, तो उन्हें पता। अच्छा, एक और खबर मिली है निधि, आपको भी शायद मिली होगी, जब से बांग्लादेश की घटना हुई है, जो बड़े बड़े भक्तगण हैं जिन्होंने सोशल मीडिया में गंदगी मचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, वो झोलों को टांग के झोलों को लगातार टकटकी लगा के देख रहे हैं। अब मैंने उनसे पूछा ये झोले को क्यों देख रहे हो, अब मैं समझ गया क्यों देख रहे हैं, उन्होंने खैर बताया नहीं, लेकिन ये अब हो गया है कि वो झोले की तरफ देख रहे हैं। अब डर सबको लग रहा है, क्योंकि लोकसभा के अंदर इस प्रकार का कोई भी बिल जो कि लोकतंत्र विरोधी है, जो संविधान विरोधी है, अब ना अगर कोई पास होने देगा। और एक और खबर अच्छी आने वाली है, भगवान करे आ जाए, मैं तो प्रभु से प्रार्थना कर रहा हूं, निधि तुम भी करो, और 142 करोड़ लोगों की दुआएं काम करेंगी, और विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल जॉइंट मिलेगा बाकी विजेता के साथ, क्योंकि विश्व में इतने मूर्ख और इतने धूर्त लोग नहीं बैठे हुए हैं कि एक बिटिया जिसने सिल्वर मेडल जीतकर अपनी पात्रता को सिद्ध कर दिया था, केवल राजनीतिक षड्यंत्रों के कारण उसके सिल्वर मेडल को छीना जाएगा। मुझे आशा है कि जो कमेटी है उसके पक्ष में वोट करेगी और उसको सिल्वर मेडल मिलेगा, और जिस दिन दिल्ली एयरपोर्ट पे वो लैंड करेगी, 1 इंच जमीन हम नहीं छोड़ेंगे बेटी का स्वागत करने के लिए। जी सर, और मैं ये बयान सुनवा भी देना चाहूंगी जो जया बच्चन को लेकर, और वहां पर जो भी बवाल हुआ है, एक बार सुनवाती हूँ। मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ, और सर मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. Jaya ji, and I remember when I went to school. Jaya ji, take your seat. Jaya ji, take your seat. Take your seat. Take your seat. Take your seat. Jaya, 1 second, honorable members. Honorable members. Honorable no. बैठिए. Honorable members. बैठिए. I know how to deal with it. बैठिए. Jaya ji, you have earned a great reputation. You have earned a great reputation. You know, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here. Every day, I don't want to repeat. I don't want schooling. I am a person who has gone out of the way. And you say, my tone? No, seat given to you. No, don't have floor now. No, enough of it. No, enough of it. You can't have it. You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. No, nothing doing, nothing. No, not at all. I will not bear it. One second. Please sit down. Please take your seat. No.
Never carry an impression that only you build reputations. We come here and build reputations. We live up to reputations. Nothing doing. No. ठीक है, वो चेयर पे बैठे हैं, अलाउड है। अगर वो चेयर से बाहर हैं तो वो भी आम एमपी की तरह हैं। वो हमारे अन्नदाता तो है नहीं। I objected to the tone used by the chair. We are not school children. We are all, and some of us are senior citizens. I was upset with the tone, and especially when LOP stood up to speak, he had switched off the mic. How can you do this? ये तो परंपरा के खिलाफ है. You have to allow the leader. Who is going to protect us? The leader of opposition. We are all together in opposition. If you are not going to allow him to speak, if he is not going to be heard in the House, then what are we doing? And on top of that, I mean, every time using words which are unparliamentary, which I don't want to say in front of all of you. You are a nuisance, बुद्धिहीन, ये सब शब्द जो है ट्रेजरी बेंच वाले भी बोलते हैं। हाँ, he said you may be celebrity, I don't care. I'm not asking him to care. I'm saying I am a member of parliament. This is my fifth term. I know what I'm saying. Nobody has ever spoken the way it's being done nowadays in parliament. What is the problem? And so disrespectful to women. You are talking about promoting women. आगे आप लोग क्या करेंगे? आगे आप लोग क्या करेंगे और क्या मांग करेंगे? सुनिए, मैम, और आगे क्या करेंगे? What is the way forward? सुनिए, I need an apology. बस From the chair. I need an apology for saying I don't care. He has to care. He's on the chair. He has to care. और तब तक क्या रणनीति होगी मैम? तब तक क्या करेंगे? अरे हमारे एलओपी जो हमको कहेंगे हम वही करेंगे। We are all together. हम इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं लेंगे। सर, ये बर्ताव जगदीप धनखड़ का और फिर जया बच्चन का जवाब क्या कहेंगे सर? देखिए निधि, बिल्कुल सही बात है। धनखड़ साहब महामहिम होंगे। ही हैज टू केयर, ही हैज टू केयर। मैं 72 साल का हूं, आप मेरे से उम्र में 50 साल छोटी हैं। इसके बावजूद आई हैव टू टेक केयर ऑफ यू, आई हैव टू केयर फॉर योर सेंटिमेंट्स। इफ यू आर यंग एंड आई एम ओल्ड डजंट मीन दैट आई विल इंसल्ट यू। अगर मैं टीचर हूं और कुर्सी में बैठा हूं, मुझे अपनी मर्यादाओं का पालन करना पड़ेगा। बिल्कुल, ये बुद्धिहीन, आपको पता नहीं है, आपको ज्ञान नहीं है, चुप रहिए, इस तरह की भाषा ये गोदी मीडिया भी यूज करता है। मैंने एक दिन आपको बताया था, भारतीय जनता पार्टी की एक प्रवक्ता मुझे चिरकुट कह रही हैं। अरे मेरे पिताजी ने कभी मुझे चिरकुट नहीं कहा, मेरे शिक्षकों ने कभी चिरकुट नहीं कहा। वो ओपन डिबेट में एक वृद्ध ब्राह्मण शिक्षक सनातनी व्यक्ति का अपमान कर रही हैं, और केवल इसलिए कि उत्तर प्रदेश से आती हैं और राजपूत समाज से आती हैं। तो इसका मैंने ब्राह्मणों का कोई सम्मान नहीं है, सनातनियों का कोई सम्मान नहीं है। अरे जया बच्चन की भी वही उम्र है धनखड़ साहब जो आपकी आसपास के होंगे। आप लोग सीनियर सिटीजन वो भी हैं और सीनियर सिटीजन आप भी हैं, और वो महिला हैं। आज आपने जया बच्चन की बात को इतना ज्यादा सही सिद्ध कर दिया है, जिस प्रकार की भाषा का आप उपयोग करते हैं। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आप राष्ट्रपति बनना चाहते हैं। हर आदमी को अपनी पदोन्नति चाहिए। आप चाहते हैं कि राजस्थान के अंदर और वेस्ट यूपी के अंदर और हरियाणा के अंदर आपने प्रभाव का उपयोग करके आपके जाति के अंदर आप विभाजन करा लें, लेकिन गलतफहमी मत रखिए। आज पूरा हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और राजस्थान विनेश फोगाट के सामने साथ खड़ा हुआ है। आज हिंदुस्तान में केवल एक रेसलर है, और उस जो आपने विनेश फोगाट के साथ अन्याय किया है उसी का कारण है, उसी का कारण है। और सरकार तुम दोषी हो कि नीरज चोपड़ा जो पहले नंबर में आना चाहिए था वो नंबर 2 पे आया। इसके बावजूद नीरज चोपड़ा की मां ने, जो पाकिस्तानी युवक है, क्या नाम है, मोहम्मद, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द नेम, उन्होंने कहा कि जैसे नीरज मेरा बेटा है वो भी मेरा बेटा है, पाकिस्तानी। अरे ये बच्चे हैं भाई, ये 24, 25, 26 साल के बच्चे हैं। इनमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कहां ढूंढ रहे हो भाई? ये बेचारे हैं जिनको हम लोगों को आदर्श प्रस्तुत करना है। और सभापति महोदय, महामहिम, आप जो भाषा का उपयोग करते हैं, किसी दिन आपके लिए भी यह भाषा का उपयोग किया जाएगा। किस किस को केस करते रहोगे?
आप वहां बैठे हुए हमको शर्म आती है जब खड़गे साहब के लिए अपमानजनक टिप्पणी आप करते हैं, उनका माइक ऑफ कर देते हैं, शर्म नहीं आती? 80-82 साल का ऐसा आदमी जिसका इतिहास अगर कोई पढ़ लेगा, खड़गे साहब का इतिहास पढ़ लेगा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के इतिहास से कम नहीं है। उनके मां को, उनकी बहनों को रजाकारों ने जिंदा जला दिया था और वो भाग के बचे थे अपने पिताजी के साथ। ये संघर्ष है हमारे खड़गे साहब का। आप उनका अपमान करते हो, मतलब अपोजिशन का मतलब वो अपमान के पात्र हो गए क्योंकि आपको राष्ट्रपति बनना है। मैं कोई भ्रष्ट भाषा का, अनुपयुक्त भाषा का, इंडेसेंट भाषा का उपयोग नहीं करना चाहता क्योंकि वो महामहिम है, वो उपराष्ट्रपति हैं, मैं उनका पूरा सम्मान करता हूं, लेकिन कृपा करके अपनी मर्यादाओं का पालन कीजिए, वरना सत्ता बदलने वाली है महाराज, सत्ता बदलने वाली है। फिर आपके खिलाफ प्रिविलेज मोशंस भी आएंगे और आपको निंदा प्रस्ताव भी आएगा और आपको माफी मांगनी चाहिए। एक टीचर के रूप में कह रहा हूं, आपको माफी मांगनी चाहिए एक महिला सांसद से जिस तरह का शब्दों का आपने उपयोग किया है। यू शुड अपोलोजाइज। जी सर, लेकिन यहाँ पर तो उल्टा ही हो रहा है कि जेपी नड्डा लेकर आए निंदा प्रस्ताव, वो भी विपक्ष के खिलाफ। नहीं, लाने दीजिए, उससे क्या अंतर पड़ रहा है? अरे ले आइए आप, अभी पता चलेगा टीडीपी और जेडीयू उसके अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे, आपका मत विभाजन में आपका जो है आप हार जाएंगे और आपको सरकार से इस्तीफा देना पड़ेगा। पूरे हिंदुस्तान से आवाजें आएंगी कि आपने जो है अपना मेजॉरिटी लूज कर दी है। अरे इस प्रकार के अगर मूर्खतापूर्ण निर्णय देंगे तो कोई नीतीश कुमार के लिए और चंद्रबाबू नायडू के लिए आवश्यक है कि आपका सपोर्ट करें? महाराष्ट्र के अंदर आज के तारीख में यह स्थिति है, नाम लेवा नहीं बचा है भारतीय जनता पार्टी का। वहां पे 10 सीटें जीत जाए, हरियाणा के अंदर अगर 5 सीटें जीत जाए 90 में से बीजेपी, तो बहुत बड़ी बात है। ऐसी भगदड़ की स्थिति बनेगी, आप देखती जाइए अभी। और उस आग में घी डाल रहे हैं जो इस समय देश में उनके खिलाफ भड़क रही है, उसमें धनखड़ साहब डाल रहे हैं और उधर वो महामहिम एक और है ओम बिरला साहब राजस्थान वाले, वो भी डाल रहे हैं। जी सर, बिल्कुल सही बात है और ऐसा ही होना भी चाहिए। अब सर संजय सिंह का बयान आया है, वो सुनवाना चाहती हूँ क्योंकि मनीष सिसोदिया को लेकर आपने देखा कि दिल्ली सरकार में जो मंत्री आतिशी, वो तो रो पड़ी कि हर बार उनकी जमानत किस तरह से कैंसिल की जाती है छोटी-छोटी चीजों को लेकर, और इतने महीनों से वो जेल में है और लगभग साल भर होने वाला है। और आप सोचिए कि उनको लगातार जेल में बनाए रखा है सिर्फ और सिर्फ एक घृणा के कारण, ऐसे द्वेष के कारण। तो इसी को लेकर संजय सिंह ने कहा है, क्या कुछ कहा है, मैं बयान सुनवाती हूँ। सत्य की जीत हुई है और मैंने जैसा पहले से कहा कि इस मामले में कोई भी तथ्य, कोई भी सत्यता नहीं थी। जबरदस्ती हमारे नेताओं को पकड़ पकड़ के जेल में रखा गया। मनीष सिसोदिया जी को 17 महीने तक जेल में रखा गया। क्या भारत के प्रधानमंत्री उनके जीवन के इन 17 महीनों का हिसाब देंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी उनके इन जीवन के 17 महीनों का हिसाब देगी, जो शायद दिल्ली के स्कूलों को बनाने में काम आता, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में काम आता? जिंदगी के वो 17 महीने आपने जेल में डालकर बर्बाद किए मनीष सिसोदिया के। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का हृदय से आभार है, सर झुका के नमन है कि लंबे इंतजार के बाद न्याय मिला, एक फैसला आम आदमी पार्टी के पक्ष में, मनीष सिसोदिया जी के पक्ष में, और एक एक कार्यकर्ता इस फैसले से उत्साहित है। एक एक देशवासी, दिल्ली का नागरिक इस फैसले से खुश है और सब ये मानते थे कि हमारे नेताओं के साथ जोर जबरदस्ती और ज्यादती हुई है। हमारे मुखिया अरविंद केजरीवाल जी को अभी भी जेल में रखा है, सत्येंद्र जैन जी को अभी भी जेल में रखा है। मैं उम्मीद करता हूं जल्द ही उनको न्याय मिलेगा। प्रभु से प्रार्थना करता हूं जल्द ही वो बाहर आएंगे। और आज ये जो फैसला आया है, मैं समझता हूं केंद्र की सरकार की तानाशाही पर एक जोरदार तमाचा है। तो सर, सुप्रीम कोर्ट ने जोरदार तमाचा मारा है केंद्र की तानाशाही पर
और अब शायद बहुत जल्द ही केजरीवाल को लेकर भी ऐसी कुछ खबर सुनने मिलेगी। क्या आपको लगता है सर? नहीं नहीं, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो पिक्चर शुरू हुई है। अभी देखिएगा कैसे कैसे निर्णय आएंगे और किस प्रकार से इनका पर्दाफाश होगा। देखिए, हृदयहीन है लोग हैं, इनके अंदर दिल नहीं है। ये जैसे निष्ठुर तानाशाह होता है ना, उस प्रकार से बिहेव करते हैं। मनीष सिसोदिया की पत्नी की स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी, मतलब बहुत ज्यादा बीमार स्थिति में थी वो। तब भी केवल मनीष सिसोदिया को घर जाने के लिए और 15-20 मिनट मिलने की इन्होंने अनुमति दी, जैसे वो कोई हार्डेंड क्रिमिनल हो। और हिंदुस्तान का हर आदमी जानता था ये जो शराब नीति पे इन्होंने लोगों को फंसाया है, ये फर्जी फंसाया है। अरे अभी तक ये नहीं पता चला कि शराब नीति असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अरे जो आप बिल लेके आए थे, जो आपने पॉलिसी बनाई थी, जो आप चुनावी बॉन्ड की पॉलिसी लाई थी, उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक बता दिया। उस पॉलिसी को बनाने वाले अभी भी बाहर हैं, और एक संवैधानिक पॉलिसी को बनाने में आपने लोगों को जेल के अंदर डाल दिया, और फिर काल्पनिक वो बना दिया। ईडी को इस प्रकार आपने दुरुपयोग किया है, और ईडी को जिस प्रकार की डांट पड़ी है, और जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डांटा है, जो न्याय उचित था वो सुप्रीम कोर्ट ने किया। सुप्रीम कोर्ट ने जो उनसे अपेक्षा थी, वो हमारे एक प्रकार से पंच परमेश्वर है, उनका निर्णय आज हिंदुस्तान के अंदर एक आशा की किरण दे रहा है। और ये मूर्ख ऐसे हैं, अब ये बिल्कुल जिसको, अब वो खैर अब इनकी ताकत थोड़ी कम हो गई है, आधी क्षीण हो गई है, अब ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनको ये पता चलेगा कि जिस प्रकार से लोगों को ये प्रताड़ित कर रहे हैं अपोजिशन वालों को। आज जया बच्चन चढ़ी हैं इनके ऊपर, राहुल गांधी कभी चढ़ जाते हैं, कभी खड़गे साहब चढ़ जाते हैं, कभी संजय राउत चढ़ जाते हैं, कभी संजय सिंह चढ़ जाते हैं। इसका मतलब यह है कि महाराज महामहिम कृपा करके अपनी मर्यादाओं का पालन कीजिए, वरना आप जानते हैं, उसके आगे मैं कहना नहीं चाहता। बड़े बड़े तीरंजा आए हिंदुस्तान में और चले गए। लोकतंत्र की मर्यादाओं को कायम रखिए, संविधान की मर्यादाओं को कायम रखिए। इस संसद के अंदर बड़े महान महान लोग सभापति के पद के कुर्सी में बैठे हैं। महाराज अगर आप बैठे हैं, आप बड़े सौभाग्यशाली हैं, लेकिन केवल पदोन्नति के लिए मर्यादाओं को ताक पे न रखिए, वरना इतिहास के पन्नों पे आपका नाम अच्छे अक्षरों में नहीं लिखा जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। और आपसे एक सवाल भी पूछा गया है कि धनखड़ जी तो ऐसे बोल रहे हैं सर कि वो डायरेक्टर कम प्रोड्यूसर भी हैं, पैसे देकर सरकार की नौटंकी प्रोड्यूस और डायरेक्ट कर रहे हैं, बाकी सब एमपीज उनकी कठपुतली हैं क्या? नहीं नहीं, वो ना डायरेक्टर है ना प्रोड्यूसर हैं। डायरेक्टर भी G1 है और प्रोड्यूसर भी G2 हैं। देखिए, राहुल गांधी ने A1 A2 कहा था, मैं ये मानता हूं कि ये G1 G2 G3 G4 G5 G6 ये G है। और G से आप समझ रही हैं मैं क्या रेफर करना चाह रहा हूं। आपके श्रोता दर्शक बुद्धिमान हैं, वो A1 A2 से तो उन्होंने बता दिया जो बताना चाह रहे थे। A1 A2 भी G1 G2 है, और G3 भी G है, और 4 भी G है, 5 भी G है, और 6 भी G है। आज मैं कनॉट प्लेस गया था, वहां सारे कनॉट प्लेस के आसपास बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हुए हैं। एक मोदी जी की फोटो है, G1 की फोटो है, और एक अमित शाह जी की फोटो है, G2 की फोटो है। अरे अभी तो पता चला, जब ये विनेश फोगाट का मामला उछला, तब पता चला देश का खेल मंत्री कौन है, वो भी G7 है। और G7 ने जिस प्रकार की संसद के अंदर भाषा का उपयोग किया, मूर्खतापूर्ण परिचय अपना दिया, ये बता दिया कि भैया हिंदुस्तान में इतनी बुद्धि की कमी तो नहीं हुई है। पूछा गया कि विनेश फोगाट के साथ कैसे हुआ कि साहब ने 70 लाख रुपए उस पर खर्च कर दिए। अरे तो एहसान कर दिया आपने। अरे देश की वो बिटिया जो गांव के स्तर से उठ के पहलवानी करते करते सिल्वर मेडल तक अपने बलबूते पर जीती और विश्व विजेता को उसने हराया, आपने एहसान किया, 70 लाख रुपए खर्च कर दिए। अरे 70 लाख रुपए तो रोज आपके जैसा खर्च कर देते होंगे। अच्छा सर, कल जो है राहुल गांधी से मछुआरों के जो डेलीगेशन है और जो राइट टू फूड डेलीगेशन है, उनकी मुलाकात संसद में होनी थी, लेकिन इन्हें संसद में जाने का पास ही नहीं दिया गया, संसद में नहीं जाने दिया गया। और जैसे ये जानकारी राहुल गांधी को लगी, वो संसद भवन के रिसेप्शन एरिया में जाकर मछुआरों के डेलीगेशन से उन्होंने मुलाकात की। और वो कह रहे हैं कि बताइए, मुझे बार बार ऐसे अंदर बाहर करना पड़ रहा है क्योंकि उन्हें अंदर किसी को आने ही नहीं दिया जा रहा है। ये कौन सी बात हो सकती है कि देश की संसद के अंदर देश का आम इंसान नहीं आ सकता है?
अरे अभी एक दिन पहले वो लोको शेड के ड्राइवर से मिले हैं संसद के अंदर। अरे क्या मछुआरे इस देश के वासी नहीं है क्या? मुसलमानों का अर्बन नक्सल, नक्सलाइट, सिख उग्रवादी, मुसलमान उग्रवादी के बाद मछुआरे भी उग्रवादी बन गए क्या? अरे कितने करोड़ों मछुआरे हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर। फिश प्रोडक्शन में नंबर 2 की पोजीशन है हिंदुस्तान की, और करोड़ों लोगों की जो अपनी आय है वो मछुआरे उस पर आश्रित करती है। आपके गुजरात में भी बहुत बड़ा वोट बैंक है इन मछुआरों का। आप उनका अपमान करने के लिए क्यों उतारू हो गए? अरे अगर एक सांसद मिलना चाहता है, अपने कक्ष में बुलाना चाहता है, आपको क्या परेशानी है? तलाशी ले लीजिए, जामा तलाशी ले लीजिए, कोई हथियार पाया जाए तो छीन लीजिए, वरना देशवासियों को क्या वहां पे पासपोर्ट और वीजा बनाना पड़ेगा लोकसभा के अंदर लीडर अपोजिशन से मिलने के लिए? अरे देश के लोग हैं, वो देश का लीडर अपोजिशन है, वो देश के मछुआरे हैं। मछुआरों को क्यों नहीं अधिकार है? कल कह दीजिएगा दलित और आदिवासियों को अधिकार नहीं है, फिर कह दीजिएगा कि साहब ब्राह्मणों को अधिकार नहीं है, जाटों को अधिकार नहीं है। अरे ये कोई आपके घर की खेती है कि आप जिसको चाहेंगे आने देंगे, जिसको चाहेंगे नहीं आएंगे? अरे ब्रजभूषण शरण सिंह जब संसद के अंदर बैठ सकता है और वहां पे बड़े बड़े दुर्दांत लोग लोकसभा राज्यसभा में बैठ सकते हैं, तो ये तो बेचारे गरीब मछुआरे हैं जो पेट पालते हैं और दुनिया से मुकाबला करते हैं अपने परिवार को पालने का। और हिंदुस्तान तो मछुआरे भी एक तरह के अन्नदाता हैं। हम लोग नहीं खाते मछली, वो अलग मुद्दा है। हमारे लिए जैसे किसान अन्नदाता है, वैसे मच्छी खाने वालों के लिए मछुआरा अन्नदाता है। तो उसका इस प्रकार का अपमान, ये क्या आपको कपड़ों से बदबू आती है इसलिए नहीं आने देंगे? क्यों नहीं आने देंगे? एक कारण बताएं कि क्यों नहीं आने देंगे। फिर माइक क्यों म्यूट कर देंगे आप? फिर पास क्यों नहीं इशू करेंगे आप? इसका मतलब देश की गरीब जनता को नहीं आने देंगे और उनको बुला लेंगे। कंगना रनौत जब सांसद नहीं थी, वो पत्रकार, वो पूरी एक्ट्रेसेस की अपनी वहां लग रहा था कि वो कर रही हैं, क्या होता है वो कैटवॉक, वो कैटवॉक करके संसद के अंदर पहुंची थी। अरे भैया कैटवॉक देखना छोड़ो, ये देश के अन्नदाता है जो पेट पाल रहे हैं और देश की जो आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहे हैं, ये गरीब मछुआरे और अन्नदाता कर रहे हैं, जिनका तुम अपमान कर रहे हो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। और बात एक और बहुत जरूरी बात, क्योंकि आए दिन रेल हादसे हो रहे हैं। आज बिहार के कटिहार में हुआ और जो मालगाड़ी है वो उतर गई पटरी से और पूरी ही पलट ही गई है। तो क्या लगता है आपको, अब तो देश में इतने हादसे हो रहे हैं कि रेल मंत्री जी को अब शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही होगी अब तो? नहीं, वो गुस्सा हो जाते हैं, वो चुप चुप करने लगते हैं संसद के अंदर। माने रेल मंत्री का क्या काम है? मतलब किस लिए वो रेल मंत्री हैं? क्या वो कर रहे हैं? मेरे को तो अभी एक रेल यात्रा करनी है, परमेश्वर से प्रार्थना, निधि तुम भी करना। वो ट्रेन, अब मुश्किल ये थी, वो कारण था मुझे ट्रेन में अपना रिजर्वेशन कराना पड़ा, लेकिन मैं तो भैया हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ जाऊंगा। अब तो हिंदुस्तान में ये स्थिति हो गई, न भूतो न भविष्यति। पूरे विश्व के अंदर वो मजाक उड़ रहा होगा कि हिंदुस्तान के अंदर हो क्या रहा है। अरे वो लोग कहते हैं यार कोई दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन कोई पुल ना गिरे और जिस दिन कोई पेपर लीक ना हो और जिस दिन इस प्रकार से रेल दुर्घटना ना हो। ये तो इनकी निकम्मी सरकार है। अच्छा, अब सोशल मीडिया पे इन्होंने एक नया नैरेटिव चला रखा है, बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं। अरे भैया अगर मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, तो क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू आके रोकेंगे? इंदिरा गांधी आके रोकेंगी? या अखिल स्वामी रोकेंगे एक शिक्षक यहाँ बैठ के? अरे वो सरकार का काम है, जो एक्शन लेना है लीजिए। आपने बड़े रफेल फफेल खरीद रखे हैं, आपको आक्रमण करना है, घुसना है, नहीं घुसना है, वहां की सरकार से बात करनी है, जो करना है कर लीजिए। अच्छा, आपको ये भी पता होगा कि इतना प्रोपेगेंडा ये लोग बांग्लादेश के खिलाफ चला रहे हैं। बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट में 2 हिंदुओं को उन्होंने मंत्री बनाया है। बांग्लादेश के अंदर सब इनके प्रचार तंत्र के बावजूद एक मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट गवर्नमेंट ने 2 हिंदुओं को मंत्री बनाया है। और आपके देश में कितने मंत्री आपने मुसलमानों को बनाया है? पाकिस्तान में एक हिंदू मंत्री है, पॉपुलेशन चाहे 2-3-4% हो हिंदुओं की, लेकिन उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया है, आप नहीं दे रहे हैं, फिर उसके बाद गालियां देते रहते हैं। अच्छा, अगर वहां पे अत्याचार हो रहा है, जो उद्धव ठाकरे ने कहा, उसको रोकने का काम मोदी जी आपका है, मेरा थोड़ी है। मैं कैसे रोक लूंगा भाई? और अगर आपके ये जो भक्त सोशल मीडिया में बकवास करते रहते हैं, इनसे कहिए लाठी लेके और हाफ पैंट पहन के जाए और बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा करें। सर एक सवाल, ये बहुत ही वाजिब सवाल है, पूछा गया है कि सर आपको नहीं लगता कि वंदे भारत ना लॉन्च करके इन लोगों को रेल की जो पटरियां हैं, जो रेल है, जो रेलगाड़ी है, उनकी मरम्मत पर ध्यान देना चाहिए? अरे भैया आज के तारीख में इन्होंने सेकंड क्लास स्लीपर और सेकंड क्लास की बोगीज हटा दी हैं, कम कर दी हैं। इन्होंने एसी कंपार्टमेंट बढ़ा दिए हैं।
वंदे मातरम की जो वंदे भारत ट्रेन है, इसकी स्पीड में बहुत ज्यादा अंतर नहीं, किराया 3 गुना है। असली मुद्दा इनका केवल उद्देश्य है पैसा कमाना, हर चीज को कमर्शलाइज करना और उसके बाद उसे अडानी जी को दे देना। और अभी ये हो सकता है रेल दुर्घटना, पहले भी कह चुका हूं, रेल दुर्घटना इसलिए करवा रहे हूं कि बाद में कहें भैया भारत सरकार नहीं चला पाएगी, इसको अडानी जी को दे रहा हूं। लाखों करोड़ों की पटरियों पे खर्चा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, अडानी जी वो खर्च कर नहीं सकते, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, उतना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं है। और वो बनी बनाई सारी चीजें अडानी जी को सौंप देंगे, अडानी जी के शेयर बढ़ जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी को अपना इलेक्शन लड़ने के लिए 10, 15, 20 हजार करोड़ मिल जाएगा कमीशन से। अरे भैया जो हथियार खरीदे हैं विदेश जाके, कहीं अमेरिका से खरीद लाते हो, कहीं फ्रांस से खरीद लाते हो, कहीं मेलोनी मैडम से खरीद लाते हो, उन हथियारों को कुछ करो यार, काहे के लिए खरीदे हुए, या मुझे गिफ्ट कर दो, मैं अपने ड्राइंग रूम में सजा लूंगा। कह रहे इतना बड़ा ड्राइंग रूम मेरा नहीं है, कहीं पार्क में लगा दूंगा। अरे यूज नहीं कर रहा तो उसे पार्क ही में लगा दो यार, बच्चे देखें, ताली बजाएं। जी सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और आप हमारे दर्शक भी आपकी सारी ही बातों से सहमत नजर आ रहे हैं, और आज मैंने देखा आपकी तो बड़ी तारीफ सब लोग कर रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके विचारों के लिए। नहीं, पहले धन्यवाद दे दूं अपने श्रोता दर्शकों का। मैं अपने श्रोता दर्शकों के प्रति इतना ज्यादा अभिभूत हूं। मैं निधि, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं सबको इंडिविजुअली जवाब, मेरी उम्र अगर 20 साल कम होती, 72 का हूं, अगर 52-50 का होता, एक एक व्यक्ति को मैं जवाब देता, क्योंकि इन लोगों का प्रेम, इनका जो उत्साह वर्धन करते हैं। और कभी आप किसी दिन इन बच्चों के और जो लोग हैं जो ये सुनते हैं, इनके जरा कमेंट्स पढ़िएगा, ये कितना उत्साह वर्धन करते हैं, उससे हमें शक्ति मिलती है। तो मैं इन्हें हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, इन्हें धन्यवाद करता हूं। और जय संविधान, और जय भीम, और महात्मा गांधी की जय, और गोडसे मुर्दाबाद। जय संविधान सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आप देख रहे थे आज की चर्चा, हमने तमाम मुद्दों पर, देश के मुद्दों पर चर्चा की। कैसी लगी आपको, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी। नमस्कार।